बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, वहीं एक मिट्टी के छोटे से घर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था रानी। वो अपनी माँ सुशीला के साथ रहती थी। सुशीला अकेले ही सिलाई का काम करके अपना और रानी का गुजारा करती थी। वो बेहद मेहनती और प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। रानी अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाती थी। उसने अपनी माँ से सिलाई का हुनर सीखा था और अपने छोटे से हाथों से बड़े बड़े काम कर लेती थी। उसकी सिलाई में ऐसा जादू था कि लोग उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस हुनर के पीछे किस्मत ने कुछ और ही छुपा रखा है। रानी और उसकी माँ सुशीला की जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी थी। सुशीला ने अकेले ही अपनी बेटी को पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी रहती थी। रानी बेटा, बहुत देर हो गई है, अब सो जा। ये काम कल सुबह कर लेंगे। अम्मा, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर आज पूरा नहीं किया तो ठकुराइन गुस्सा करेंगी। उनका लहंगा कल सुबह तक तैयार करना है। सुशीला अपनी बेटे की मेहनत देखकर गर्व महसूस करती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर रहता था। उसे लगता था कि उनकी गरीबी कहीं रानी के सपनों को चूर ना कर दे। तू बड़ी होशियार है रानी, मुझे भरोसा है एक दिन तेरी सिलाई से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रानी के मन में एक सपना था। वो चाहती थी कि उसकी माँ को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन रानी को नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसी राह पर ले जाने वाली है जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो रानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक कमरे में अजीब सी चमक फैल गई। दिए की लौ तेज हो गई और फिर एक जादुई रोशनी के बीच से एक परी प्रकट हुई। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? डरो मत रानी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ और तुम्हारी सिलाई के हुनर के बारे में सुनकर यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रानी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर ये परी उससे क्या चाहती है। क्या उसकी सिलाई वाकई इतनी खास है कि एक परी को उससे मदद मांगनी पड़े? आपको मुझसे क्या काम है? आप तो जादू से कुछ भी बना सकती हैं। मैं जादू से कपड़े बना सकती हूँ, लेकिन उसमें इंसान की मेहनत और प्यार नहीं होता। मुझे तुम्हारे जैसे हुनरमंद के हाथों से बना हुआ लहंगा चाहिए। क्या तुम मेरा ये काम करोगी? रानी थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर एक परी को उससे उम्मीद है तो उसे ये काम जरूर करना चाहिए। उसने हाँ में सर हिलाया। फिर परी ने एक चमचमाते हुए कपड़े को प्रकट कर दिया। वो कपड़ा इतना सुंदर था कि रानी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये कपड़ा लो, इसे अपनी मेहनत और हुनर से ऐसा बनाओ जैसा इस दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। रानी ने परी का दिया हुआ कपड़ा अपने हाथों में लिया और उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस काम को अपना सबसे बेहतरीन काम बनाएगी। फिर सुबह होने पर उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी, जिसके बाद से वो दिन रात मेहनत करने लगी। उसने उस लहंगे का हर टाका प्यार और मेहनत से लगाया। रानी, ये कपड़ा तो लगता है जैसे आसमान से उतरा है। तू इस पर जो लहंगा बनाएगी वो जरूर किसी जादू जैसा होगा। अम्मा, ये काम बहुत बड़ा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। डर मत बेटा, तू जो भी करेगी वो सबसे खास होगा। तेरा दिल साफ है और तेरे हाथों में जादू है। बस अपने काम पर भरोसा रख। रानी ने अपनी माँ की बातों से हिम्मत जुटाई और पूरी लगन के साथ काम में लगी रही। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कपड़े पर सितारे टांकने का काम उसने इतनी खूबसूरती से किया कि कपड़ा असली आसमान जैसा दिखने लगा।
आखिरकार कुछ ही दिनों में रानी ने वो लहंगा तैयार कर दिया। वो लहंगा इतना सुंदर था कि उसे देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उस लहंगे पर चमचमाते सितारे और सुनहरी कढ़ाई ने उसे अनोखा बना दिया था। रानी, ये लहंगा तो सच में जादुई है। ऐसा लगता है जैसे इसमें तेरी मेहनत और सपनों की चमक है। अम्मा, अब बस इसे परी को दिखाना है। उम्मीद है कि उन्हें ये पसंद आएगा। रानी के इतना कहने पर अचानक कमरे में वही जादुई रोशनी फैल गई और परी वहाँ पर फिर से प्रकट हो गई। परी लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रानी, तुमने मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। ये लहंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत, लगन और प्यार की कहानी है। मुझे तुम पर गर्व है। परी ने लहंगे को हाथ में लिया और अपनी जादुई छड़ी से उसे चमकदार रोशनी में बदल दिया। वो लहंगा अब और भी ज्यादा सुंदर हो गया था। रानी को अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। फिर परी रानी को अपनी जादुई छड़ी से आशीर्वाद देती है। अब से तुम्हारे हाथों में ऐसा जादू होगा कि तुम जो भी सिलोगी वो अनोखा होगा। तुम्हारी सिलाई से हर किसी को खुशियाँ मिलेंगी और तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। परी जी, मैं आपकी इस आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ समय बीता और रानी की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। उसकी मेहनत और हुनर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन उसकी कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। कुछ महीनों बाद रानी का जन्मदिन था। घर में गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और सब हंसी खुशी से नाच गाना कर रहे थे कि तभी परी अचानक से प्रकट होती है और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। रानी, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। परी जी, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगी। रानी, तुमने अब तक सोचा है कि तुम सिर्फ सुशीला की बेटी हो, लेकिन असल में तुम मेरी बेटी हो। पूरी सभा में खलबली मच जाती है। सुशीला और रानी हैरानी से परी को देख रही थी। ये आप क्या कह रही है? ये सच है। रानी मेरी बेटी है। कई साल पहले मेरे दुश्मनों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। तब मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। सुशीला, तुमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परी और सुशीला दोनों को देखती है और बोलती है, तो मैं आपकी बेटी हूँ और अम्मा। रानी, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी असली माँ के साथ अपनी आगे की जिंदगी बितानी चाहिए। उसके बाद परी और रानी गले मिलते हैं और पूरा गांव उनके लिए तालियां बजाता है। रानी को अपनी असली माँ मिल गई थी, लेकिन उसने सुशीला को कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों माँओं का प्यार पाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। उसकी मेहनत और हुनर ने उसे सिर्फ अपनी माँ का गर्व नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बना दिया। ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं, बल्कि मेहनत, प्यार और लगन की है। ये दिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल पार की जा सकती है और जब तक आपके साथ आपकी माँ का आशीर्वाद हो, आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। ओ, कितनी सुंदर हो तुम अवंतिका। चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा। देखना, एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी अवंतिका, जो रूपनगर के राजा वीरेंद्र सिंह की एक लौती संतान थी। अवंतिका दिखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सौम्या बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं आता हूँ अभी।
क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो? पता है बिटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा, कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो। वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुशी होगी। ये है कुलदीप और उसकी बेटी सौम्या। कुलदीप रूपनगर में कुम्हार का काम करता था। कुलदीप की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सौम्या ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अवंतिका थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी अवंतिका। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले वो आप पर मोहित होकर पागल ही हो जाए। सही कहा, पूरे रूपनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो? नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में, जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में एक कुम्हार है कुलदीप, उसकी बेटी, उसका नाम सौम्या है। सुना है बड़ी सुंदर है, दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सौम्या के रूप की तारीफ सुनकर अवंतिका बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आँखों से सौम्या को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा कुलदीप कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में 4 चांद लगा रहे थे। सौम्या का इतना सुंदर रूप देखकर अवंतिका गुस्से से आग बगोला हो गई और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी, सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी दासी। तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रही है। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी अवंतिका के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप कुलदीप के घर पहुंची, जहां सौम्या जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उस विषैले लेप को सौम्या के बालों पर लगा दिया, लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सौम्या अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सौम्या पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में अवंतिका भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल झड़कर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित है इस पूरे रूपनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सौम्या को देखने उसके घर पहुंच रहा था। अरे बाप रे, ये तो सच है, तेरे बाल तो वाकई बदल गए सौम्या।
पता नहीं मौसी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम से सुनहरे हो गए। ऊपर वाले की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है, पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी कुलदीप के घर आ पहुंचा। अरे गोविंद राम जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं कुलदीप, सुना तुम्हारी बेटी पर ऊपर वाले की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझे गोविंद राम जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। गोविंद राम ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर क्या हुआ गोविंद राम जी? ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के ही नहीं, बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कारी है, पर ये सब हुआ कैसे भाई? कुलदीप ने उस सुनार को सारी बात बताई। ऊपर वाले का चमत्कार मानकर गोविंद राम ने सौम्या के आगे हाथ जोड़ लिए और वहाँ से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था, और फिर जल्दी ही ये खबर अवंतिका तक भी पहुँच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी, दासी! जी राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? ऊपर वाले की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था, जिससे उस सौम्या के बाल जल जाने चाहिए थे। पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। अवंतिका ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगवा लिया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहाँ से भाग निकली और फिर अवंतिका ने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी? मेरे सामने आइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने। उस गरीब कुमारी को सोने के बाद और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक ऊपर वाले के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी अवंतिका के सर पर एक भी बाल नहीं उगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका और तब जाकर अवंतिका को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सौम्या और उसके पिता कुलदीप को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि ऊपर वाला आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सौम्या से बात करके अवंतिका को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया, जिसकी उम्मीद अवंतिका ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर अवंतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी।